सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 13वां पाठ जिसका नाम है हुदूद। इस पाठ के अंतर्गत हमने पहले हुदूद की सारी विशेषता जानी, हुदूद के शरीर के बारे में, हुदूद कहाँ घोंसला बनाता है, हुदूद को कलगी कैसे मिली, इस बारे में हमने बहुत विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हुए समझा था। आज हम उससे आगे इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं इसके प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, हुदहुद को कहीं अजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? देखिए, हमने पाठ को पढ़ते हुए देखा था कि हुदहुद के कई नाम थे, जैसे अजामिन चिड़िया, पदुबया, हुपहू, शाह सुलेमान आदि नामों से हुदहुद को पुकारा जाता था। तो इसमें पूछा है आपसे, अजामिन चिड़िया और पदुबया के नाम से हुदहुद को क्यों पुकारते थे? तो देखिए, यह है कि हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती थी, इसीलिए इसे कहीं कहीं अजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, और दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इसे कहीं कहीं पदुबया भी कहते हैं। देखिए, इसकी चोंच जो है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए इसे अजामिन चिड़िया के नाम से जाना जाता है, और दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण इस हुदहुद को पदुबया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगला प्रश्न, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। तो आपको बताना है हुदहुद की चोंच यानी हुदहुद कैसे भोजन खाती है और वो चोंच से क्या क्या काम लेती होगी। देखिए, इसमें है कि वे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। वे का मतलब है यहाँ पर हुदहुद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे, और चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। दूसरा प्रश्न इसमें हमारा ये था, इसका है, चोंच से वे जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़े ढूंढ निकालते होंगे, दुश्मनों से अपना बचाव भी वे इसी चोंच से करते होंगे। अगला है, देखिए, मैंने जाना, पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए देखिए एक टेबल बनी हुई है, इसमें 4 बॉक्स है। पहले में है जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ और कैसे या कहाँ से पता लगाऊंगी। अब देखिए, इसमें आपको लिखना है, खुद को करना है। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप क्या जानती थी, पहले बॉक्स में ये आ जाएगा, या आप ये जानते थे। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम हुआ, हमने क्या सीखा इस पाठ को पढ़ने के बाद में, और अब आप आगे क्या जानना चाहते हो। तीसरा बॉक्स है जानना चाहती हूँ, तो आप अब आगे क्या जानना चाहते हो उसके बारे में। और फिर अंतिम बॉक्स है जो कैसे या कहाँ से पता लगाऊंगी। तो जो आप चीज़ जानना चाहते हो उसके बारे में आप कहाँ से पता लगाओगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। देखिए, नीचे दिया भी हुआ है, पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। तो आपको अपनी कॉपी में एक टेबल बनानी है और उसमें इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। इस टेबल के आधार पर क्या जानते थे, इस पाठ को पढ़ने के बाद में आपको क्या मालूम हुआ, और अब आप आगे क्या जानना चाहते हो, और उसकी चीज़ को कहाँ से जानोगे या कहाँ से पता लगाओगे। देखिए, अगला प्रश्न, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे, 4-5 वाक्य में लिखो। अब देखिए, हुदहुद पाठ को अपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हुदहुद को पहचान सकते हो देखकर, तो अगर किसी व्यक्ति की आपको मदद करनी है हुदहुद को पहचानने में, तो उसकी 4-5 विशेषता आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है, इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, और बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। तो ये हो गई हुदहुद की विशेषता। इन आधारों पर, यानी कि इन सब के तरीके से हम हुदहुद पक्षी को पहचान सकते हैं कहीं पर भी। सिर पर कलगी देखेंगे, उसका शरीर का रंग देखेंगे, पंख देखेंगे, और उसकी चोंच और जो उसके बोलने का तरीका है, इन चीज़ों को देखकर हम हुदहुद पक्षी को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है,
अब देखिए हमने हुदूद पक्षी को पहचाना, उसके आगे है कि अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। अब आपको कौवे या कबूतर में से किसी एक को पहचानने के लिए कोई उसके बारे में पॉइंट लिखने हैं, जैसा अभी हमने हुदूद के बारे में लिखा। तो देखिए हम कौवे की पहचान कैसे करेंगे। इसका पूरा शरीर काला होता है, कौवे का जो है पूरा शरीर काला होता है। कौवे की चोंच काली लंबी और नुकीली होती है। कौवे की चोंच काली लंबी और नुकीली होती है। कौवा काऊ काऊ करता है और कौवे की आवाज़ में मिठास नहीं होती है। ये हो गई कौवे की 4 विशेषताएं। देखिए इससे आगे है, देखिए तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है, उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। अब देखिए यह आपको करना है। आपके घर के आसपास में जो भी पक्षी पाए जाते हैं, उनके नाम को आपकी लिस्ट बनानी है। उनके नामों की आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। और उसके बाद में उन्हें आपके घर में क्या कहा जाता है उन पक्षियों को, और तुम्हारे दोस्त के घर की भाषा में, जो घर की जो मातृभाषा है उसमें उन पक्षी को हम क्या कहते हैं। और अगर वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, और अगर वो आपको नाम पता नहीं है, तो आप किसी बड़े की, मम्मी पापा आदि की मदद यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप और भी इसमें लिख सकते हैं आपके तरीके से, कि हमारे आसपास गौरैया, कबूतर, मैना, कौवा आदि पक्षी पाए जाते हैं। मेरे और मेरे दोस्त के घर की भाषा में भी इन्हें इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर तो जो नाम बताए हैं उन्हीं के आधार पर उनका बता दिया, भाई हमारे घर में तो इसी नाम से हम जानते हैं। अब आप लोग अपने आसपास देखिए और जिन नामों से जाना जाता है उनको यहाँ पर लिखिएगा। अगला है, देखिए बातचीत दी हुई है आगे। देखिए तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। देखिए हमने एक कहानी पढ़ी थी, तो उसको यहाँ पर हम आपसी बातचीत के रूप में लिख रहे हैं। देखिए इन्होंने जो शुरू की है वो है, शाह सुलेमान कह रहा है, अरे भाई गिद्ध जरा मेरी बात तो सुनो। गिद्ध उड़ते उड़ते कहते हैं, कहिए मगर जरा जल्दी से कहिएगा। फिर देखिए हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। शाह सुलेमान कहता है, धूप से परेशान हो रहा हूँ मैं, तुम सब अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्ध कहते हैं कि हम तो बहुत छोटे हैं और हमारी गर्दन पर पंख नहीं हैं, फिर हम छाया कैसे कर सकते हैं। अरे भाई हुदूद, क्या तुम मेरे सिर के ऊपर छाया दे सकते हो? ऐसा हो सुलेमान फिर से कहते हैं। तो हुदूदों का मुखिया बोलता है, क्यों नहीं महाराज, मैं अपने दल के सभी हुदूदों को इकट्ठा करके लाता हूँ। सभी हुदूद मिलकर बादशाह के सिर पर छाया करते हैं। शाह सुलेमान खुश होकर, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छा है। देखिए फिर वो कहता है कि महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। शाह सुलेमान ने कहा, ठीक है। हुदूदों का मुखिया साथियों से सलाह करता है। हुदूदों का मुखिया, महाराज ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। मुखिया, इसका फल क्या होगा ये तुमने सोच लिया है? ये बात कहते हैं शाह सुलेमान। तो फिर मुखिया बोलते हैं, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। फिर तो ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। जब लोग तीर से हुदूदों को मारकर सोना इकट्ठा करने लगे, तो उनका मुखिया फिर शाह सुलेमान के पास में फिर से आता है। मुखिया कहता है, महाराज इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। फिर शाह सुलेमान कहते हैं, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा। तो मुखिया कहता है, बहुत अच्छा महाराज। तो ये था, हमने इस कहानी को आगे बढ़ाया जो भी हमने यहाँ पर देखा था। अब देखिए अगला प्रश्न है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है यहाँ पर। अब रंग कैसे हैं ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। तो बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं।
देखिए हुदूद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला बताया है, तो ये बता रहे हैं कि भाई हम रंग को बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपको बताना होगा। तो देखिए दिया हुआ है आपके सामने, एक तरफ दिया है रंग का नाम, दूसरी तरफ है इस रंग की चीज़ों के नाम। तो देखिए पहला है गहरा काला, तो इनकी चीज़ें हैं देखिए कपड़ा, बाल, कंबल और छाता। अगला है फीका हरा, तो इसका दिया हुआ अंगूर और लौकी। अगला है भड़कीला लाल, इसका है दुपट्टा, साड़ी और पोशाक। और सबसे लास्ट में है सुनहरा पीला। तो इसके जो चीज़ें बताई गई है आपको वो है गहने, सरसों के फूल और हल्दी। तो ये थे रंगों के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई गई है। अब आगे देखिए, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। अब आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। देखिए यूनी ने जो आसमानी रंग की कमीज पहनी थी, अब ये पूछ रहे हैं कि आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, आपको सोचना है। और ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखने हैं जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। तो देखिए एक तरफ दिया हुआ है रंगों के नाम और दूसरी तरफ जिस चीज़ के नाम से उनका नाम पड़ा है वो है। तो देखिए जो नारंगी रंग होता है वो किसके नाम से पड़ा है, नारंगी या संतरा के नाम से। और बैंगनी रंग बैंगन के नाम पर, गुलाबी रंग गुलाब के नाम पर, जामुनी रंग जामुन के नाम पर और प्याजी रंग प्याज के नाम पर। तो इसमें आपको कुछ हिंट दिया हुआ था कि आपको केवल इन चीज़ों के आधार पर ही बताने, जैसे नीचे लिखा है संकेत फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर ही आपको यहाँ पर बताना था। तो हमने देखा नारंगी को नारंगी संतरा के आधार पर, बैंगनी बैंगन के नाम पर, गुलाबी गुलाब के नाम पर, जामुनी जामुन के नाम पर और प्याजी प्याज के नाम पर। आगे है शब्द एक अर्थ अनेक। एक शब्द है और उसके अलग अलग अर्थ है, मतलब कि अनेक अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। देखिए दो वाक्य हमारे सामने दिए हुए हैं कि शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई और मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। अब यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, शाह सुलेमान की भेंट हुदूदों के मुखिया से हुई, अर्थात इस भेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर मुलाकात है, यानी वो उनसे मिले। और जो नीचे दिया गया वाक्य है वो है कि मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। अब उसमें क्या है, उनको कुछ उपहार दिया गया है। नीचे वाले वाक्य में इस भेंट शब्द का अर्थ क्या है, उपहार से है। तो अब आपको भी यहाँ पर कोई ऐसे चार शब्द सोचने हैं जिनके दो अर्थ निकलते हो और उनका आपको वाक्य में प्रयोग यहाँ पर करना है। तो देखते हैं हम इससे आगे। तो देखिए हमने चार शब्द लिखे हैं यहाँ पर, पत्र, पर, जल और फल। अब इन सभी के आधार पर हम दो तरह के वाक्य बनाएंगे और जिनके दो तरह के अर्थ निकलेंगे। देखिएगा, अब पत्र के आधार पर हम देखते हैं, कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। तो ये तो हो गया इसका पहला वाक्य। दूसरा है, पूजा पाठ में आम्र पत्र का इस्तेमाल होता है। तो देखिए जो पहला पत्र है कि कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, उसका अर्थ है चिट्ठी लिखना। और दूसरा पत्र दिया हुआ है, पूजा पाठ में आम्र पत्र का इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो पत्र है उसका अर्थ है पत्ता। अगला शब्द हमने लिया यहाँ पर। तो पहला वाक्य हम बना रहे हैं, पत्तियों के पर होते हैं। ये है देखिए पक्षियों के पर होते हैं, पत्तियों की जगह यहाँ पर पक्षी होगा, पक्षियों के पर होते हैं अर्थात पंख होते हैं। और दूसरा वाक्य इससे बनाया हमने, वह आया पर बोला कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए पहले शब्द का अर्थ है पंख, पहले पर का अर्थ बताया पंख, और दूसरा जो पर है उसका अर्थ है किंतु, यानी वो आया किंतु मुझसे बोला नहीं। अगला शब्द हमने लिया है जल। देखिए इसमें दो है, मुझे एक गिलास जल चाहिए और देखो कहीं हाथ न जल जाए। तो देखिए जो पहला जल है वो पानी पीने के अर्थ में, पानी पीने वाला जो होता है उसी के लिए, पानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा जो वाक्य है, देखो कोई कहीं हाथ न जल जाए, मतलब आग से जो हाथ न जल जाए उस बारे में यहाँ पर कहा गया है। अगला है फल। सेब एक बहुत पौष्टिक फल है और बुरे काम का फल बुरा ही होता है। तो एक में तो देखिए परिणाम बताया गया है, जैसे बुरे काम करोगे तो बुरा ही फल होगा। और जो पहले वाला है वो फ्रूट के बारे में बताया गया है कि सेब एक बहुत पौष्टिक फल है। तो ये देखे हमने शब्द और इसके वाक्य।
अब आगे है, देखिए हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। तो देखिए सबसे पहले तो हमें अभी देखा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुदहुद और पक्षी दोनों ही संज्ञा है। अब नीचे देखिए आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को हमें आगे बढ़ाना है। और आपकी टेबल में देखिए दिया हुआ था हुदहुद पक्षी, भारत देश, अनार फल। अब इससे आगे हमें इसको बढ़ाना है। तो देखिए कुछ और संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो देखिए गंगा नदी, हिमालय पहाड़, दैनिक जागरण अखबार, महाभारत किताब, रविवार दिन। तो ये कुछ और हमने संज्ञा शब्द इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए धन्यवाद सभी को।